चलो स्टार्ट करते हैं आगे ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में। देखो धीरे धीरे करते करते हम 5 चैप्टर खत्म करने वाले हैं, मालूम है बीएसटी के। एक टाइम था हम सेकंड चैप्टर पे थे, पिछले महीने की बात है ये, अगस्त के ऑलमोस्ट 15 तारीख की बात है। आपने एक बात नोट की, 15-16 अगस्त के आसपास हम सेकंड चैप्टर पे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, वहीं कहीं आसपास वो खत्म हुआ था, इतना ही टाइम था शायद। और एकदम तुरंत अब देखो चैप्टर 3 और उसके बाद एकदम झटके में चैप्टर 4 और अब एकदम चैप्टर 5 स्टार्ट हो गई। अब आगे चैप्टर्स में जान नहीं है, ये पूरी की पूरी बुक खत्म होने मैक्सिमम 15 से 20 दिन और लगेंगे, बुक खत्म हो जाएगी। इससे पहले शायद उससे पहले खत्म हो जाए, ठीक है नहीं। अगर सितंबर एंड तक भी बुक खत्म हो गई ना तो अक्टूबर और 15 नवंबर तक, मैक्सिमम 15 नवंबर तक ये पूरा सिलेबस बीएसटी का खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। नवंबर के एंड तक आते आते जो पार्ट ए है, पार्ट ए वो दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा 30 नवंबर तक आते आते हैं। उसमें टाइम लगा था, पहले 3 चैप्टर में टाइम लगा था, पहले 3 वो थोड़े हार्ड चैप्टर थे, उन्हें समझने वाली बात थी। उसके बाद प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग में, सब चैप्टर ऐसे फटाफट हो जाएंगे। एक चैप्टर भी बड़ा आएगा स्टाफिंग, वो टाइम खाएगा, ठीक है जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जो किया वो किया डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इस चैप्टर को हमने किया। फिर हमने किया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये भी हमने किया। फिर हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम इंपॉर्टेंस कर रहे थे, अगर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज होगी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। हमने 5 इंपॉर्टेंस खत्म की थी आपके साथ। आओ इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए साथ साथ आगे बढ़े। हाँ जी, कहाँ तक किया था हमने, कि बताएगा मेरे को। सबसे पहला हमने पढ़ा था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम आइडेंटिफाई काम को करेंगे, डिवीजन कर देंगे, काम को बांट देंगे, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, स्पेशलिस्ट होंगे, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब मालूम चल जाएगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, कंपनी तरक्की करेगी, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने क्या कहा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, पहले से पता हो व्हाट टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट, अगर ये बात क्लियरली मालूम हो जाए तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। फिर क्या होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम की वेस्टेज बच जाती है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या कहा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब जब सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो फिर क्या होता है, कंपनी ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हमने यहां तक पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। रटिफिकेशन नहीं मारना। अब उसके बाद देखें, फिर था लिखो अगला, एडेप्टेशन ऑफ चेंज। नेक्स्ट लिखो, एडेप्टेशन, एडेप्ट करना, चेंज को अडेप्ट करना, एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन एडप्शन ऑफ चेंज। By allowing the organizational structure to be modified according to change in business environment। एडोप्टेशन ऑफ चेंज का मतलब है, सुनो मेरी बात, यहाँ छोटी सी बात पहले समझो है क्या, ये पॉइंट क्या है। जब कभी भी कोई चेंजेस आए, कहा चेंजेस आए, बिजनेस एनवायरनमेंट में। अरे सुनो इधर, सुनो मेरी बात, क्या लिखना है आप अपनी लिख सकते हो, बाद में लिख लेना अपने आप। सुनो इधर, इसका मतलब क्या पॉइंट का, वो कहता है कि जब कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो कोई बिजनेस जो ऑर्गेनाइज्ड है उसको चेंज अडॉप्ट करना आसान हो जाता है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस क्या होता है, जहां बिल्कुल क्लियरली पता हो कौन क्या करेगा, किसका क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन से काम पे बैठा है, जहां इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। इट्स ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, जहां एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं होती, जहां आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जहां इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जहां ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जहां स्पेशलाइजेशन होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कंपनी।
और एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के लिए चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज को अपनाना बहुत आसान होता है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। यही इसका पॉइंट का मतलब है। मतलब इट इज इजी टू अडॉप्ट द चेंज इन एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। जो पहले से ऑर्गेनाइज्ड हो उसको चेंज अडॉप्ट करने में आसानी। कौन सा चेंज? द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। जो भी बिजनेस में चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट के अंदर, अब ये क्या होता है आपको मालूम है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट। जो भी वहां चेंजेस आए उसको अडॉप्ट करना एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि चेंज को अडॉप्ट कर ले। ठीक है जी, इतना सब पॉइंट लिख लेना अपने आप, चाहो तो अपने आप इंग्लिश में बना लेना। आ जाओ नेक्स्ट, अगला लिखो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, PERSONNEL, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। Organizing helps in development of personal by delegation of authority. By delegation of authority, या लिखो ना, अथॉरिटी काट दो, लिखो बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क। अथॉरिटी काटो या कंफ्यूज हो। डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट्स। Delegation of work to subordinates. Effective delegation allow the managers to reduce their workload. It helps in the development of managers as well as subordinates. Managers as well as subordinates. अब बताता हूं कैसे, सुनो ये कैसे। ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के अंदर ये मालूम होता है कि किसने क्या काम करना है, काम को बांट दिया जाता है। सारा काम एक ही आदमी नहीं करता, सारा का सारा काम एक मैनेजर नहीं करता, उसके सिर पे सारा काम नहीं होता। मान लो आप एक ऑपरेशनल मैनेजर हो, लेकिन कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट भी कंपनी का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक कंपनी का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन बहुत सारे हैं, कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अगर आप ही सारे डिसीजन लेने लग जाओगे, आपके सिर पे ही सारा बोझ लेके आप बैठ जाओगे, तो आप कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कब सोचोगे? नहीं सोचोगे। आप अपने डेवलपमेंट के बारे में कब सोचोगे? नहीं सोच पाओगे। अगर छोटे मोटे काम आप करने लगोगे और काम को डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं करोगे, मतलब आगे काम, डेलीगेशन मीन्स आगे देना, छोटे लोगों को काम देना। अगर आप अपने यहां से अथॉरिटी का डेलीगेशन नहीं करोगे, काम का डेलीगेशन नहीं करोगे, तो सारे फैसले आप ही लेने लग जाओगे। फिर आप क्लर्क बन जाओगे। मैनेजर से क्या बन जाओगे? क्लर्क, जिसका काम होगा सिर्फ हर वक्त पेपरों पे साइन करते रहना। मैनेजर्स वो होते हैं जो प्लानिंग करें, जो मैनेज करें, जो बेस्ट प्लान बनाएं, जो आगे बढ़ने की बात सोचे, अपनी भी और बिजनेस की। और वो तभी हो पाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू डू द डेलीगेशन ऑफ वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, जब आप अपने से छोटे यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को काम बांटना स्टार्ट करोगे। और वो कैसे बांटा जाता है? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ कंपनी। आई बात समझ में? आप जब काम बांटोगे तो दोनों का विकास होगा, आपकी भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा सोचने का। यू विल मेक द बेस्ट प्लान। और हो सकता है कुछ ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ जाए कि आप कंपनी में छा जाओ, ये भी हो सकता है। और उनका भी विकास होगा जिनको आप काम दोगे। क्यों? दे विल आल्सो गेट द पावर टू डू समथिंग एंड टू प्रूव देमसेल्फ। मेरी बात समझ गए आप? तो डेलीगेशन ऑफ वर्क जो है, काम का बंटवारा, वो कहां किया जाता है? इन एन ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। और इससे क्या होता है? इससे दोनों का डेवलपमेंट होता है। किन दोनों का? मैनेजर्स का भी और सबऑर्डिनेट्स का भी, दोनों का डेवलपमेंट होता है। बात समझ गए आप? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ओएस, इसको दो हिस्सों में बांटा गया। एक एज पर फंक्शंस और दूसरा एज पर डिवीजन। एज पर फंक्शंस और एज पर डिवीजन। लेकिन मैं सोचा इसको आगे से पढ़ाऊं इसके पहले तुम्हें पता होगा हम करने क्या वाले हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा गया, एज पर द फंक्शंस और एज पर द डिवीजन। ये तो आप समझते हो ना अच्छे से, ये समझते हो अच्छे से कैसे? जैसे सबसे पहले कौन था? हाँ, सबसे पहले एमडी हो गए, फिर एमडी, फिर उसके बाद आगे 4-5 लगा लो, जीएम, सीएम, ऑपरेशन मैनेजर, है ना, उसके आगे परचेज मैनेजर, बहुत सारे लोग हो गए। या ऐसे कर सकते हो, एमडी, एमडी से ले आओ जीएम, जनरल मैनेजर, और फिर आगे ले आओ 1, 2, 3, 4, 5, यहां परचेज मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर अकाउंट्स मैनेजर, फिर एचआर मैनेजर। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस के हिसाब से हमने काम को बांटा। कंपनी में जो फंक्शंस होते हैं क्या क्या होते हैं सर? कंपनी में क्या क्या होता है? हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होती है, परचेज होती है, सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, अकाउंट्स होता है, ये सारे फंक्शंस हैं। व्हेन वी डिवाइड द कंपनी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये बेसिक है इसका। और जब बात डिवीजन की आ जाए अकॉर्डिंग टू डिविजन्स, तो फिर पता क्या होता है? ये उन कंपनियों की बात है जिनके कई सारे डिविजन्स हैं। जैसे यहां पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर को डिवीजन कैसे बांटा गया? पहले हमने एक डिवीजन को उठाया स्टील, फिर स्टील के अंदर क्या बनाया? एमडी, एमडी के नीचे जीएम, और फिर जीएम के नीचे वही प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स। ऐसे ही हमने सॉल्ट को उठाया, सॉल्ट का अलग से एक एमडी बनाया, एमडी के नीचे जीएम बनाया, और जीएम के नीचे फिर 4 बनाया। दिस इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। When we make a structure according to divisions, means each division of a business has its own structure. ये कब होता है? When the business is complex. Complex मतलब where there are so many products. जब किसी बिजनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब अभी अलग अलग कंपनी है तो टाटा, उसकी टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा व्हीकल्स, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट का एक अलग डिवीजन बना दिया गया है। फिर ये वाले इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये वाले इसमें नहीं करेंगे, ये वाले इसमें और ये वाले इसमें, आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगी। सबका अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, अलग से अकाउंट मैनेजर होगा, सब कुछ अलग से होगा। दिस इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन वी डिवाइड द बिजनेस, पर ये कब होता है? कौन से बिजनेस में होता है? वेयर दे आर मोर देन 1 प्रोडक्ट, जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। यहां ये नहीं हो सकता। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये उस कंपनी में पॉसिबल है जहां पे एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। और ये वहां पॉसिबल है जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। वहां पहले डिवीजन में बांटा जाता है और फिर हर डिवीजन के अंदर क्या किया जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। बात को समझे आप? पहले डिवीजन में बांट दिया और हर डिवीजन का क्या बनाया? अलग से एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिया। आपस में इंटरफेरेंस नहीं होती। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाइडर हो गया और ये इसके अंदर आ गया। देखा आपने एक बार? ये वाली टर्म हो गई, ये बड़ी टर्म है और ये टर्म इसके अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्टील आया, स्टील से फिर एमडी, एमडी के नीचे जीएम और जीएम के नीचे फिर 4, 5, 6, 7 जो भी है। फाइन। तो हर डिवीजन को बांट दिया हमने अलग अलग कंपनी के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। और जब हमने पूरी कंपनी को बांटा सिर्फ फंक्शन के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सिंगल गुड्स बिजनेस में पॉसिबल है और ये कॉम्प्लेक्स गुड्स बिजनेस जहां पे एक से ज्यादा गुड्स है, 2 भी हो तब भी चलेगा, ये वहां पॉसिबल है। ठीक है जी। हम यहां पे भी ये वाला फंक्शन कर सकते हैं पर काम नहीं करेगा। हम चाहें तो इसी फंक्शन को यहां भी ला सकते हैं, जैसे टाटा कंपनी हुई सिर्फ एक, और जो परचेज मैनेजर है वो सॉल्ट के लिए भी परचेज करेगा, स्टील के लिए परचेज करेगा, व्हीकल्स के लिए परचेज करेगा, लेकिन क्या होगा? उस इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, डूब जाएगा काम।
वो एक तरफ ज्यादा ध्यान लगा देगा, एक तरफ कम ध्यान लगा देगा। जो चीज बिकती होगी वो ज्यादा परचेस कर देगा, जहां लोड होगी प्रमोशन की वो करेगा नहीं, तो इससे कंपनी डूब जाएगी। आई बिजनेस समझ में? तो इस तरीके से काम किया जाता है। ये 2 स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो लिखो जल्दी से, लिखो पहले थोड़ी इंट्रो लिखो। इंट्रो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर OS refers to the framework within which managerial and operational tasks are performed. ठीक है जी। आगे लिखो, द नीड फॉर ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे से कल तो फोन आया था, मुझे याद आया अभी तेरे को शक्ल देख के। कहा है वो? डिसाइड नहीं कर पा उसकी मम्मी बहुत बार कॉल करती है, मैंने तो उठा लिया था, मम्मी ने बात की थी। डिसाइड नहीं कर पा रही। उसकी मम्मी ये पूछती है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तू जाएगी तो वो जाएगी, तो मम्मी कहती है ये तो जाती है, पर वो उसका भी फोन आया था अभी ट्यूशन से पहले आते, मम्मी ने कहा वो चलेगी, तो वो पता नहीं था मुझे। चल आप एक बार खुद आए। मैं नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, मैं कभी किसी को फोन नहीं करूंगा। अपने आप आ जाएगी सर, आना होगा तो। लेकिन वो मैंने मुझसे कल भी एक कहा था, तो डिसाइड करिए पहले। कल उससे बात हुई थी, ड्रामेबाजी हो रही है, देख लो। उसकी मम्मा कह रही थी कि आपसे बात की थी उन्होंने। हाँ कल हुई थी बात, कल नहीं पहले भी हुई थी एक कि वो नहीं आएगी, ट्यूशन के वजह से कुछ पेपर से पहले भी बात हुई थी। लेकिन वो तुम्हारे जो थोड़े चल रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे देखो लास्ट में डिसाइड नहीं कर पाते। जब तक वो डिसाइड है ऑफ है, कोई बात नहीं। चलो लिखो आप फटाफट। द नीड, अरे किसने देखना, हमारे बच्चे खुद के, बाहर का कोई नहीं देखते हैं। द नीड फॉर ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is needed by an enterprise whenever it grows in size, but whenever it grows in size or it goes in complex business. Yeah, grow, GROW. Yeah, it grows in size or it goes in complex business. Grow in size and goes in complex business, दोनों बातें। जब साइज बड़ा हो जाए बिजनेस का तब भी हमें चाहिए, और या हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस में जा रहे हो तब भी हमें चाहिए। इट गोज इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस, ठीक है जी। चलो आगे, the benefits of an adequate organizational structure. The benefits of, ये हेडिंग है, the benefits, इसी में हेडिंग है। लो मैं लिख देता हूँ यार, ये इंट्रो चल रहा था, उसके बाद क्या? ये इंट्रो खत्म हो गया। इंट्रो के बाद देखो बेनिफिट्स ऑफ एन एडिक्वेट OS। इसके क्या बेनिफिट्स है, तो लिखो नंबर 1, सबसे पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन people, work and resources. People, work and resources. बस इतना ही लिखना है, आगे एक्सप्लेन नहीं करना। पॉइंट नंबर टू, it allows coordination
It allows coordination, correlation, correlation, correlation among human, comma physical, coordination and correlation among human, comma physical and financial resources. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 3, a proper OS is required. A proper OS is required to ensure a smooth flow of communication. A proper OS is required to ensure a smooth flow of communication in the enterprise. और लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट, a good OS will result in increased profitability. In increased profitability of the business. ये 5 इसके फायदे हैं. एक अच्छा ओएस जो होता है उसके क्या बेनिफिट है, हमने 5 बेनिफिट लिखे. कितने लिखे? 5 या 4 बेनिफिट हमने लिखे. एक अच्छे ओएस से क्या क्या होता है, वही बातें जो सारी हमने कही उसको लिखा कि कोऑर्डिनेशन बन जाता है, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है. ये सारी बातें जो हमने छोटी छोटी बातें बार बार पढ़ी, उन्हीं बातों को यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा. ठीक है जी. आ जाओ आगे लिखो, इसी में आगे लिखो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसी में आगे लिखो, पॉइंट नहीं है बस, वैसे इसका कंक्लूड है. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म is shown in an organization chart. In an organization chart, CHART. The span of management gives shape to the OS. ठीक है जी. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, छोटा सा, मैंने क्यों ये लाइन लिखवाई. यहाँ एक पॉइंट आया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. इसको अंडरलाइन करो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इस पॉइंट को, इस लाइन को, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है जी. अब लिखो द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या होता है, ये पेपर में पूछा गया बहुत बार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये होता क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो लिखो जल्दी से, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. ये पूछा गया पेपर में बहुत बार, एक नंबर में. व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और कभी भी आपको याद नहीं रहेगा. सुपीरियर्स, ये कभी याद नहीं रहता. यानी एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को एक टाइम में हैंडल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. उसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. यानी अगर मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ऊपर एमडी, उसके बाद जीएम के नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे उसके साथ क्या बोलते हैं परचेज मैनेजर, उसके साथ सेल्स मैनेजर, उसके साथ अकाउंट्स मैनेजर, उसके साथ फाइनेंस मैनेजर, उसके साथ और बला 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 HR मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर होते हैं कंपनी में. लेकिन जब हम ये चार्ट बनाते हैं तो हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. मतलब क्या,
यानी अगर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया है तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान लो 200 लोग काम करते हैं, तो फिर 200 लोगों को एक आदमी नहीं हैंडल कर सकता। आप समझे मेरी बात? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है, वेन एवर वी आर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हम ओएस बनाते हैं तो हम उसको बेस बनाते हैं क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। और व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? एक बड़ा आदमी सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा, आप चाहना तो इसको अपने पहले पेज पे लिख लो। जब रजिस्टर जहां स्टार्ट किया ना पढ़ना, वहां फर्स्ट पेज लिख सकते हैं, पक्का पेपर में आता है। 10 साल देखोगे तो 8 बार आया, 10 साल में 8 बार पूछा गया है व्हाट डू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहां तक आते आते तो आपको याद है, आगे जाके आप भूल जाओ, थोड़ा आगे जाओगे तो आप इसको भूल जाओ। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बच्चे कहते हैं सर एक मैनेजमेंट कितने लाइफ टाइम काम करेगी, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आगे जाके बच्चे इसको भूल जाते हैं। स्पैन से मतलब होता है टाइम पीरियड, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब है वन सुपीरियर कैन हैंडल हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, ऐसे याद रखो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाए, आगे चले, नेक्स्ट पे चले। द 2 मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर्म्स ऑफ ओएस आर, अब यहां से हम डिवाइड करेंगे जो हमने लिखा था ओएस के नीचे। द 2 मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर्म्स ऑफ ओएस आर, नंबर 1 फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 डिविजनल स्ट्रक्चर। लिखा था ना हमने, कौन सी 2 थी? तो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स कौन कौन सी थी? एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। ये 2 मेन कॉमन है, और भी तरह के होते हैं लेकिन 2 कौन कौन से? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। और इसके बारे में लिखे पहले, लेट अस राइट अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में लिखते हैं, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। लिखो, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, a functional structure is an OS formed by grouping of jobs of similar nature under major functions and organizing these functions as separate departments. Major functions and organizing these functions as separate departments, such as मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लिख लो इसके अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, ठीक है जी। एक जैसी एक्टिविटीज को हम एक तरफ इकट्ठा करके डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, उससे हम क्या बोल देते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। बस यही खत्म करेंगे, इसके आगे कल आगे नहीं पढ़ेंगे, और थक गया बहुत बुरी तरह से, ठीक हो जी, यही खत्म करेंगे।